नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस बुलेटिन में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और सबसे पहले हमेशा की तरह प्राइम एट 4 का फोकस जिन खबरों पर होगा वो देख लीजिए। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे संभल पर संसद के अंदर क्या बोले अखिलेश, बाहर किस तरीके से मचा सियासी कलेश। बात वाराणसी की भी होगी जहां वक्फ के दावे पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। यह पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। प्राइम एट 4 में आपको यह भी बताऊंगा कि महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस और कितना लंबा चलेगा, और साथ ही पीएम मोदी का फॉर्मूला हिट, कश्मीर को क्या मिला है नया सुपर गिफ्ट, ये भी प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा। लेकिन ये बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र से नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। महायुति के नेताओं ने आजाद मैदान की तैयारियों का जायजा भी लिया। बीजेपी के गिरीश महाजन, एनसीपी के धनंजय मुंडे यहां पहुंचे। यहाँ पर ये सारी ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है। और अगर उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं, उस तरफ भी देखिए जो दरअसल रोड है उसकी चौड़ाई पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण होने वाला है और यहाँ पर कई आला अधिकारी, कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। ही कुछ देर पहले यहाँ पर जितने भी महायुति अलायंस के नेता हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी एक रिव्यू किया, यहाँ पर आजाद मैदान की सारे अरेंजमेंट्स चेक की है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ श्वेता वर्मा, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बीजेपी विधायकों की अहम बैठक कल होगी। सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। और कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। शाम 7:30 बजे विजय रूपानी मुंबई पहुंचेंगे। रात 9:30 बजे निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंचने वाली हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। और इस बीच सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर बता दूं, नई सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम के तौर पर तय हो गया है और फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। पहले यह खबर आ रही थी कि डिप्टी सीएम बनने के लिए वो रजामंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब सोर्सेस बता रहे हैं कि उन्हें इस बात के लिए मना लिया गया है। और इस बीच आज होने वाली महायुति की बैठक टली। अजीत पवार आज दिल्ली में ही रहेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई जाएंगे, सोर्सेस ये बता रहे हैं। एनडीए के किसी भी नेता की अजीत पवार से अब तक मुलाकात नहीं हुई। इस बीच सरकार गठन में हो रही देरी पर एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट ने बड़ा हमला किया। क्या कहा गया है देखिए जरा। गए हैं चुनाव के नतीजे आए हुए, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड हो, कैसा रिजल्ट हो, जो भी है, एज ऑफ नाउ वो लड़ाई हम अलग से लड़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ आपके पास बहुमत है, जनादेश मिला है आपको, आप ये जनादेश का अनादर कर रहे हैं। बार बार कोई निर्णय ना लेकर एक तरफ वो रूठे हुए हैं, दूसरी तरफ एक दिल्ली भागे हुए हैं, तीसरा ये नहीं पता पड़ पा रहा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। और राहुल कल सुबह संभल जाने की तैयारी में है। अगली खबर देखिए, अपने सांसदों के साथ वो संभल निकलेंगे। इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, तनुज पुनिया समेत यूपी कांग्रेस के कई नेता उनके साथ होंगे। राहुल गांधी कल संभल जाने वाले हैं। आपको मालूम है कि इस समय विपक्षी नेताओं में संभल जाने की होड़ लगी हुई है। कल ही अजय राय पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। और अब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अपने कुछ सांसदों को लेकर संभल जाने की कोशिश में है। इस समय संभल, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, सियासी हॉटस्पॉट बना हुआ है और खास तौर से ऑपोजिशन की पार्टियां वहां जाकर अपना सियासी माइलेज लेना चाहती हैं। लेकिन प्रशासन की चिंता दूसरी है। प्रशासन फिलहाल यहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है और इसीलिए वो लगातार इस बात को कहता रहा है कि फिलहाल यहां शांति स्थापित हो जाने दें, उसके बाद बेशक आप यहां आएं। और राहुल को नोएडा गाजियाबाद में ही रोकने की तैयारी भी हो रही है। संभल डीएम की नोएडा गाजियाबाद कमिश्नर को चिट्ठी, राहुल को नोएडा गाजियाबाद में ही रोकें, डीएम संभल ने कहा है। संभल में धारा 163 लागू होने का हवाला दिया गया है। राहुल की गतिविधियों पर निगाह रखी जाए, संभल डीएम ने यह कहा है। और लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा, संभल हिंसा सोची समझी साजिश, संभल में भाईचारे को गोली मारकर खत्म किया गया, जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। संभल
का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके। अखिलेश पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा अखिलेश ने दंगाइयों को क्लीन चिट दी है। वोट के लिए समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। संभल के नाम पर वोट बैंक के लिए दंगाई बचाओ फिर से एक बार काम पर। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आकर पार्लियामेंट में दंगाइयों को क्लीन चिट दी है और जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और सर्वे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, ये दिखाता है कि हर बार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वोट बैंक के सबसे बड़े भाईजान के रूप में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है। संभल को लेकर संसद में कांग्रेस सांसद का बयान। उज्जवल रमन सिंह ने क्या कहा? संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्याय की उम्मीद है। सिटिंग जज को ही जांच करना चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। और रामगोपाल यादव की सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग। रामगोपाल ने कहा सर्वे के जरिए देश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। सर्वे के आदेश जारी करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। संभल जाने पर अड़े तौकीर रजा। अब ये खबर देखिए, एक बार पहले भी जाने की कोशिश कर चुके हैं। मुरादाबाद में तौकीर ने कहा 10 तारीख से पहले संभल जाऊंगा। जिस दिन संभल जाऊंगा ये लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह 10 से पहले जाऊंगा। मैं 10 से पहले ही जाऊंगा और मुझे ये रोक नहीं सकेंगे जिस दिन मैं जाऊंगा। और आगे आपको दिखाएंगे वाराणसी में आज क्यों हुआ हंगामा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में फेंगल तूफान का असर। फेंगल तूफान की वजह से मंदिर की दीवार गिरी। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। इस तरीके से दीवार ढही, कैसे ये दीवार दरकी, आप यहां पर देख रहे हैं। फेंगल तूफान का असर तिरुवन्नामलाई खास तौर से ज्यादा प्रभावित जगहों में से एक। इस बीच तमिलनाडु मडस्लाइड की एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में मडस्लाइड का खौफनाक मंजर दिखा है। तिरुवन्नामलाई मडस्लाइड में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर फेंगल की वजह से तबाही आई है। यहां देखिए पानी का ये प्रवाह देखिए, इसका वेग देखिए। और ये 7 लोग दीवार ढहने से, ताजा जो खबर आई है उसमें मारे गए हैं और 7 लोग इस तरीके से जगह जगह पानी के प्रवाह की वजह से मारे गए। वाराणसी के यूपी कॉलेज की तरफ आपको ले आता हूं। स्टूडेंट का यहां हंगामा हुआ। कॉलेज में छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वक्फ के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल दिखाई दिया। छात्रों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। छात्रों ने कॉलेज परिसर में लहराया भगवा झंडा। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कॉलेज में नहीं होने देंगे नमाज। हम लोग भारी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं क्योंकि फ्राइडे को उन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। आज हम लोगों ने राजर्षि मानस पुत्रों ने ये बताया है कि वो यदि 500 आएंगे तो हम 5000 की संख्या में आएंगे। जो मजाक था उसके मस्जिद का रूप देके आज ये लोग उसको अपनी जमीन बता रहे हैं। लेकिन इतना बता दे कि राजर्षि जी के जितने भी मानस पुत्र हैं उन लोग के खून में पानी नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे को रोका जाएगा। रोका जाएगा। जितना देखिए 5 से 6 लोग आते थे उतने आएंगे, वो भी आधार कार्ड दिखा के तो एंट्री होगी। उससे ज्यादा आएंगे तो यहाँ रोका जाएगा। उनको अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि लुंगी पहन के आगे यहाँ पे वो लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनकी शिक्षा भंग कर रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से पिछले शुक्रवार को 600 लोग आए थे वो चाकू लेके आए थे। अब शिक्षा के मंदिर में जो भगवा झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और छात्रों का ये साफ तौर पे कहना है कि वो किसी भी हालत में अब यहाँ पर नमाज, जो कि जुमे के दिन होता है, एक निश्चित संख्या में ही यहाँ पर नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाजत देंगे। इसके अलावा अगर कोई शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करेगा तो वो कतई मंजूर नहीं होगा। अब आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं इस डिटेल ग्राफिक्स के जरिए कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है। वाराणसी के जिस कॉलेज को लेकर ये बवाल है
वहां मामला है क्या। 115 साल पुराने कॉलेज को वक्फ के नोटिस के बाद से यह माहौल गर्म है। उदय प्रताप कॉलेज को नोटिस मिलने के बाद छात्र भड़के हुए हैं। कॉलेज की जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हक जताया है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक टोंक के नवाब ने यह जमीन दान में उन्हें दी थी। कॉलेज के बाहर वक्फ के दावे पर छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो हमने आपको दिखाया। इस विवाद पर लोकसभा में विपक्ष का जोरदार विरोध। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की गई। संसद परिसर में विपक्ष की सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव के खिलाफ केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। नरेश यादव को पार्टी से निकालने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव को कुरान अपमान मामले में सजा मिलने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने इस घटना के 2 साल बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगा जो भड़काता है, उनका एक विधायक नरेश यादव कुरान शरीफ की बेदबी करता है। आज अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, आज वो लोग जमीन पर क्यों नहीं उतरे। आप हम ये कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी नरेश यादव को तुरंत आज ही उन्हें बर्खास्त करो। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का आम आदमी पार्टी पर हमला देखिए। शाजिया ने कहा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल। उगाही करने से लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने तक कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। साथियों, ये बात सिर्फ कुरान शरीफ की बेअदबी की नहीं है, या भगवत गीता हो या बाइबल हो। ये बात है उस शातिर दिमाग सोच की, उस काली सोच की, उस सत्ता की हवस की, जिसके चलते ये पार्टी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। पैसे बटोरने के लिए, चाहे उगाही करना हो या इनको धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए दंगे फसाद करना हो। और इस बीच टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडी गठबंधन का नेता। कांग्रेस में नेतृत्व करने की ताकत नहीं है, कहा है कीर्ति आजाद ने। कांग्रेस बता दे कहां हरा दिया है। कांग्रेस बता दे कि हाँ, इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। हम तो बंगाल में जब जब आके दीदी और दीदी जो उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद से जो मुंह की खानी शुरू की, तो सीट बढ़ती ही चली गई। दो तो एकमात्र हैं जो अभिजीत हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो होना चाहिए लीडर, एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। जो लीडर में ताकत है उसको आगे होना चाहिए। और ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से। दिल्ली के वसंत विहार में 6ठी क्लास के छात्र की मौत हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पेरेंट्स का आक्रोश देखने को मिला। वसंत विहार के चिन्मया स्कूल का यह मामला है। परिवार का आरोप है स्कूल में 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बाद छात्र की मौत हुई है। प्रेयर के बाद जैसे वो क्लास में गए सारे लाइन लगा के, तो एक बच्चे से उसकी फाइट हो गई। ये नहीं पता है किस वजह से, किस बात के पीछे फाइट होगी, उस बच्चे ने उसको मार दिया। फिर इन लोगों ने हमें बिना बताए ना स्कूल से सीधा हॉस्पिटल भेज दिया, होली एंगल। होली एंगल में उन्होंने मना कर दिया कि हम डेड है, ये हम नहीं कर सकते। परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल में हुई लड़ाई के दौरान बच्चे की मौत हुई। तो दिल्ली पुलिस ने भी आनंद फानंद में स्टेटमेंट रिलीज करके कहा है कि डॉक्टरों ने बताया उन्हें कि जब बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके मुंह से झाग आ रहा था और उसके शरीर पे किसी भी तरीके की बाहर से चोटें नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल और बिहार के मोतिहारी से हैरान करने वाली यह घटना देखिए। अधिकारियों के साथ मिलकर भूमाफिया ने स्कूल की जमीन बेच दी। भूमाफिया और अधिकारियों के बीच साठगांठ का यह मामला देखिए कि 2 सरकारी स्कूल की जमीनें बेच डाली गई, दाखिल खारिज कर दिया गया। मोतिहारी के ढाका प्रखंड का यह चौंकाने वाला मामला है। इसमें गलती पाई गई है, निबंधन कार्यालय से भी गलती हुई है और अंचल कार्यालय से भी गलती हुई है इसमें दाखिल खारिज कराने में। तो इसमें जो भी दोषी सीओ हैं या जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही जो बेचे हैं, जो जमीन बेचे हैं, उन पर भी FIR की अनुशंसा की गई है। और ये खबर जम्मू और कश्मीर से। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक आखिरी चरण में है। अब रेल लाइन पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो गया है। 17 किलोमीटर लंबे कटरा रियासी सेक्शन पर काम जारी है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रेल लिंक का उद्घाटन। रेल लिंक से बाकी के भारत से और पुख्ता तरीके से जुड़ जाएगा कश्मीर। और अब आपको जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीर दिखाता हूं, जहां बर्फबारी ने ठंड की दस्तक और तरीके से सुनाने का काम किया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां किस कदर बर्फबारी हो रही है। इससे सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।